ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का डिस्कशन कर चुका हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद मटेरियल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ओजेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट किया जाएगा, बस बहुत कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। ए फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट kept in contract ledger separate accounts for each contract on 30th June 2016. The following were shown as being the expenditure in connection with contract number 555. कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 के लिए ये डाटा तुम्हें दे रहा है। मटेरियल परचेज 1,16,126, material issued from stores 19,570, plant which has been used on the contract 25,046, एडिशनल प्लांट भी यूज हुआ है 7,220 का, wages, direct expenses, proportionate establishment expenses. Okay. The contract which had commenced on 1st February 2016, contract commence हुआ 1st February 2016 को, was for 6 लाख। बेटा 6 लाख तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। On the amount certified by the architects after deduction of 20% retention money was 2,41,600। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये अमाउंट मतलब वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट या सर्टिफाइड आफ्टर 20% रिटेंशन या सर्टिफाइड आफ्टर 20% रिटेंशन? मतलब अगर 100 रुपया सर्टिफाइड होता है, 20 रुपया रख के वो तुम्हें 80 रुपीज पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो 2,41,600 ये तुम्हारा अमाउंट पेड वर्क सर्टिफाइड अगर X होगा, इसका 20% रिटर्न होगा, इसका 80% पेमेंट होगा। यानी ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट पेड वर्क सर्टिफाइड का 80%, वर्क सर्टिफाइड का 80%। तो अकॉर्डिंगली डिवाइड अगर करेंगे 80% तो हमें मिल जाएगा वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, होप सो ये सब पॉइंट तुम खुद हैंडल कर लेना चाहिए। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब पॉइंट तुम्हें क्लियर है। चलो आगे रीड करो। द मटेरियल ऑन साइट stock of material closing May 19,716. A contract plant ledger was also kept in which depreciation was dealt with monthly and the amount debited in respect of that accounts is 2260. It is nothing but depreciation. Prepare contract accounts showing profit on the contract. तो बहुत सिंपल। यहां पे स्पेस है, नीचे आंसर दिया हुआ है, फिर भी तुम कॉपी में लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। अगर तेरे पास मेरा मैट है, मैट में जो स्पेस है वही स्पेस में तुम लिख सकते हो। तो फटाफट लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट के लिए? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 के लिए। बोलो। टू मटेरियल परचेज। मटेरियल कितना परचेज हुआ है? फटाफट देख के बोलो सर। 116,126। टू मटेरियल फ्रॉम साइट। साइट से कितना मटेरियल गया? 19,570। फिर टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो तुम्हारा 2260। टू वेजेस
wages 147 to 68 to direct expenses तुम्हारा 4052. ओके, तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना 17,440 बाय WIP में वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू मुझे चाहिए, अनसर्टिफाइड का कॉस्ट मुझे चाहिए. बोलो अमाउंट पेड कितना, अमाउंट पेड कितना 241,600 डिवाइड बाई 80% अगर करोगे तो 3,02,000 हो जाएगा तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड. इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड कुछ ही नहीं. बाय स्टॉक सॉरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन अगर करोगे तो स्टॉक में कितना स्टॉक बचा हुआ है 19,716. अब देखो टू नोशनल प्रॉफिट कितना, फटाफट नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन करो. नोशनल प्रॉफिट तुम्हारा आ रहा है 15,000. फिर मैंने बताया था कि नोशनल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन पीएल को जाएगा, कुछ पोर्शन रिजर्व में रहेगा. क्या वो रूल तुम्हें याद है? हाँ, तो पीएल को ट्रांसफर करो. तो बाय नोशनल प्रॉफिट कितना 15,000 टू पीएल टू रिजर्व. ठीक है, बोलो पीएल को कितना जाएगा? सर कॉन्ट्रैक्ट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेक कीजिए. देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का 6 लाख का, लेकिन वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा कितना 3,02,000. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. तो वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा 3,02,000 डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा 6 लाख. परसेंटेज ये आ रहा है 50.33%. इसका मतलब 2/3 पीएल को जाएगा. तो पीएल को ट्रांसफर होगा, मैं यहीं पे वर्किंग कर रहा हूं. पीएल को कितना जाएगा 15,000 इंटू 2/3, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन तुम्हारा 50%, तो 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा तो 2/3 जाएगा पीएल को इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड. तो वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव्ड है, इसका मतलब कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा 80% होगा. तो इंटू 80%. देखो कितना जा रहा है पीएल को 15,000 इंटू 2/3 इंटू 80%. 8,000 विल बी ट्रांसफर टू पीएल. 7,000 तुम्हारा रिजर्व में रह जाएगा. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. होप्स मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग को समझ में आया होगा. चलो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये रिजर्व गलत है. ये रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे लिखो 7,000. जो स्टडी मैट में मेरा आंसर है ना गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे 7,000 लिखो. अब इलस्ट्रेशन 2 रीड करो, फटाफट खुद रीड करो इलस्ट्रेशन 2. A contractor has undertaken a construction work at a price of 5 लाख. बेटा ये 5 लाख क्या है? 5 लाख तुम्हारा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू.
began the execution of a work on 1st January 2015. 2015 जनवरी 1 को कॉन्ट्रैक्ट में काम शुरू हुआ. The following are the particulars of the contract up to 31st December 2015. मतलब एक साल का डाटा तुम्हें दे रहा है. मशीनरी 30,000, मटेरियल 1,70,690, वेजेस तुम्हारा 1,48,750, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हारा 6,334, अनसर्टिफाइड वर्क 9,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,380, वैल्यू ऑफ अ प्लांट ऑन 31st मार्च दिसंबर 2015 22. बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट मैंने शुरू किया था कितना का मशीनरी इंट्रोड्यूस किया था? मैंने 30,000 का मशीनरी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन एंड में कितना का प्लांट बोले तो मशीनरी है ना, तो कितना का मशीनरी बचा है? 22,000. इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करूं? 8,000. 30,000 का मशीनरी मैंने दिया था, जब कॉन्ट्रैक्ट मुझे मशीनरी वापस दे रहा है उसका वैल्यू तब 22,000, इसलिए मैंने 8,000 का डिप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करना होगा. ओवरहेड 8,252, मटेरियल रिटर्न 1,098, वर्क सर्टिफाइड 3,90,000, कैश रिसीव 3,60,000, मटेरियल एंड में तुम्हारा कितना? 3,766. फिर बोला इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर शुड बी अराइव्ड at by deducting the cost of work certified from the total value of accredited certificate, that 1/3 of the profits arrived at should be regarded as a provision against contingency and that such provision should be increased by taking the etc etc etc. चलो ये कोई बात नहीं, ये जो नॉर्मल रूल कह रहा है कि हाँ 1/3 रिजर्व में रहेगा, 2/3 पीएल को जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कहने से कुछ नहीं होगा. हमें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना. अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से 1/3 पीएल को जाएगा तो पीएल को 1/3 ट्रांसफर करेंगे. अगर तुम्हारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से 2/3 पीएल को जाएगा तो हम 2/3 ट्रांसफर करेंगे. ओके, चलो इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, तो कॉपी में हम नहीं लिखेंगे. अगर तुम चाहते हो कॉपी में लिखने के लिए तुम लिख सकते हो. देखो सबसे पहले मैंने कितना का मशीनरी इंट्रोड्यूस किया था? मैंने मशीनरी इंट्रोड्यूस किया था 30,000 का. अब मशीनरी कितना बचा है? 22 का. मैंने बोला था कि डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का दो तरीका है, या तो वो बिगनिंग का मशीनरी वैल्यू डेबिट में लिखो, क्लोजिंग का मशीनरी वैल्यू क्रेडिट में लिखो, नहीं तो नेट रिजल्ट डेबिट में डाल दो. तो यहाँ पे 30,000 डेबिट, 22,000 क्रेडिट, इसका मतलब नेट डेबिट कितना? 8,000. अल्टरनेटली तुम डिप्रिसिएशन डेबिट कर सकते हो 8,000. फिर मटेरियल मैंने कितना खरीदा था? 1,70,698. वेजेस आउटस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि ये तो मालूम है कि वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग ऐड होता है. जब तुम अकाउंटिंग में ट्रेडिंग पीएल बनाए थे तब मैंने बोला था कि अकाउंटिंग में के हिसाब से अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो वो खर्चे में ऐड हो जाता है. ओपनिंग में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड हो जाएगा. तो वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करके लिखो 154 130. फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6334, ओवरहेड तुम्हारा 8252, मटेरियल कितना रिटर्न हुआ था? 1098. जब मटेरियल रिटर्न हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा. फिर मटेरियल कितना स्टॉक में है? 3766, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, फरमान तुम्हें याद है. अब लिखो बाय डब्ल्यूआईपी. डब्ल्यूआईपी में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, इसीलिए तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो. देखो सर्टिफाइड कितना? 3,90,000. अनसर्टिफाइड कितना? 9,000. देखो सर्टिफाइड का वैल्यू लेना है, अनसर्टिफाइड का कॉस्ट लेना है. क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्टिफाइड कितना, अनसर्टिफाइड कितना, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि ये जो अनसर्टिफाइड ये कॉस्ट में है, ये जो वर्क सर्टिफाइड ये वैल्यू में है. ठीक है,
तो तुम्हें भी ये एजम्पशन लिखना होगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम लिखोगे सर्टिफाइड को हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, अनसर्टिफाइड को हम कॉस्ट एज्यूम करते हैं। अब देखो तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये सब ऐड करो, ये सब माइनस करो। देखो तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड पहले ऐड करो 22,000 प्लस 1098 प्लस 3766 प्लस 3,99,000 माइनस 30,000 माइनस 1,70,698 माइनस 154,130 माइनस 6,334 माइनस 8,252। तो तुम्हारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा है 56,450। तो नोशनल प्रॉफिट कम्स टू 56,450। ओके, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना। देखो तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड कितना 3,90,000, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना 5 लाख। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा 3,90,000 डिवाइड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख इंटू 100 करोगे तो 3,90,000 डिवाइड बाई 5 लाख परसेंटेज ये 78% आ रहा है। इसका मतलब 2/3 तुम्हारा पीएल को ट्रांसफर होगा। तो पीएल को कितना जाएगा, देखो तो पीएल को जाएगा नोशनल प्रॉफिट 56,450 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब देखो कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड तुम्हारा 3,60,000, वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा 3,90,000। इसका मतलब 36/39 इंटू करेंगे इंटू 36 डिवाइड बाई 39। 36 का मतलब 3,60,000, 39 का मतलब 3,90,000। अब देखो पीएल को कितना जाएगा 56,450 इंटू 2/3 इंटू 36/39। पीएल को ट्रांसफर होगा 34,738। तो पीएल को जा रहा है 34,738, तो बैलेंस रिजर्व में रह जाएगा, तो टू रिजर्व कैरेट आउट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 रीड करो। A contractor commenced the work on a particular contract on 1st April 2015. He usually closes his books of accounts for the year on 31st December each year. कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 1 अप्रैल को, लेकिन अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 जनवरी को, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर। अगर अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर तो डेफिनेटली अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 जनवरी को। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, गलती में यहाँ पे 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर शुरू कर देते हैं। नहीं बेटा, 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, इसका मतलब तो क्या हुआ, लेकिन अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1 जनवरी को। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। The following information is revealed from his costing records on 31st December 2015. Material sent to site 43,000, junior engineer charges 12,620, labor 1,220. A machine costing 30,000 remained in use on site for 1/5 of the year. Its working life was estimated at 5 years and scrap value 2,000. मशीन का कॉस्ट कितना, मशीन का कॉस्ट कितना, मशीन का कॉस्ट तुम्हारा 30,000, उसका साल्वेज वैल्यू कितना, साल्वेज वैल्यू तुम्हारा 2,000, लाइफ 5 साल, डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो जाएगा।
लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये मशीन 1/5 ऑफ द ईयर यूज हुआ है। ए सुपरवाइजर इज पेड 2000 पर मंथ। He had devoted 1/2 of his time on the contract। हर महीना 2000 पेमेंट होगा। काम कितना, देखो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के लिए काम हुआ है, 9 महीने। क्यों, अप्रैल से शुरू हुआ, तो ठीक है। अब भले अकाउंटिंग शुरू होगा 1 जनवरी से, लेकिन सुपरवाइजर को पेमेंट होगा 1 अप्रैल से। तो 9 मंथ के लिए टोटल कितना पेमेंट होगा, 18,000। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए आधा चार्ज होगा, तो 9,000। All other expenses were 14,000 and the material on site was 2,500. The contract price was 4 lakh. On 31st December 2015, 2/3 of the contract was completed. However, the architect gave certificate only for 2 lakhs, on which 80% was paid. Prepare contract accounts. लिखो इलस्ट्रेशन 3। सबसे पहले बनाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। बोलो, टू मटेरियल कितना इशू हुआ, 43,000। फिर टू जूनियर इंजीनियर चार्जेस कितना, 12,620। टू लेबर 1,02,20। ओके, चलो टू डेप्रिसिएशन का वर्किंग हम यही बना देते हैं। मशीन का कॉस्ट कितना, 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना, 2,000 डिवाइड बाई 5, इंटू ए साल के लिए 1/5 यूज हुआ। तो देखो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर, डेप्रिसिएशन 1120 आ रहा है, ठीक है। फिर टू सुपरवाइजर, बोलो सुपरवाइजर सैलरी कितना, 2,000 इंटू 9 मंथ। ध्यान दो यहाँ पे 9 मंथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि काम हुआ है अप्रैल से। तो अगर काम नहीं होगा तो सुपरवाइजर को पेमेंट नहीं होगा। तो 9 मंथ के लिए पेमेंट हुआ है, तो इंटू 1/2, यहाँ पे 9,000 चार्ज हो जाएगा। टू अदर एक्सपेंसेस, बोलो अदर एक्सपेंसेस कितना, 14,000। अरे नालायक को बोलो, हाँ सर 14,000। फिर उसके बाद बाय WIP में दो चीज आएगा, वर्क सर्टिफाइड आएगा, वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड उसका वैल्यू आएगा, अनसर्टिफाइड का कॉस्ट आएगा, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख, 31 दिसंबर 2016 को 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, हाउएवर द आर्टिस्ट गिव सर्टिफिकेट ओनली फॉर 2 लाख। बेटा यहाँ पे कैश रिसीव नहीं कह रहा है, कह रहा है कि सर्टिफिकेट दिया हुआ है ओनली फॉर 2 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा 2 लाख हो जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लिखो वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड।
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेशन करना बहुत टेक्निकल बात होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, ठीक है। फिर भी मैं जैसे समझा रहा हूं हमेशा कोशिश करना ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मैं एकदम ग्राफिकली और लॉजिकली वे में समझाऊंगा, तो समझने के लिए कोशिश करो। अभी जो कंसेप्ट मैंने समझाऊंगा, जो टेक्निक बताऊंगा, जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा, तुम वही टेक्निक वही प्रोसीजर को याद रखोगे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, हमेशा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तुम ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश करोगे। चलो अब जो जो चीज मैं बोल रहा हूं तुम खुद आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करो। मैं यही कह रहा हूं कि वर्क कंप्लीटेड, बोलो वर्क, काम कितना हुआ है, 2/3। तो वर्क टू बी डन, देखो अगर 2/3 काम हुआ है और काम कितना बाकी है सर, 1/3। क्या ये एक टेक्निकल बात होता है? नहीं, ये जनरल मतलब बिल्कुल साधारण लॉजिक होता है। अगर काम हुआ है 2 भाग तो और 1 भाग काम बाकी है। हाँ, अब बोलो जो कॉस्ट इनकर हुआ है, जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हुआ है, वो वर्क कंप्लीटेड के लिए आएगा या वर्क टू बी डन के लिए आएगा? वर्क कंप्लीटेड के लिए आएगा। वर्क टू बी डन के लिए फर्दर कॉस्ट इनकर होगा। मान लो ₹2 खर्चा हुआ है कंप्लीटेड पोर्शन के लिए। देखो कंप्लीटेड, मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं समझने के लिए, तो ठीक है। देखो कंप्लीटेड पोर्शन के लिए कितना खर्चा हुआ है, ₹2। कंप्लीटेड पोर्शन कितना, 2/3। अगर काम तुम्हारा 3 भाग मतलब 3 भाग, उसमें 2 भाग काम हुआ है ₹2 में, और कितना काम बाकी है, 1 भाग। 1 भाग के लिए कितना खर्चा होगा, ₹1। हम इस लॉजिक में कैलकुलेशन करेंगे कि और कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। बोलो, वर्क कंप्लीटेड 2/3, वर्क टू बी डन 1/3, तो कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी, कितना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, कितना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। बेटा जितना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, क्या वो कंप्लीटेड पोर्शन के लिए आएगा या वर्क टू बी डन के लिए आएगा? कंप्लीटेड पोर्शन के लिए। मतलब इतना पोर्शन के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। इसके हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे कि और जितना काम बाकी है उसके लिए कितना खर्चा होगा, ठीक है। चलो कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी, देखो क्या ये मटेरियल ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है? खाली हाँ या ना बोलना। क्या ये मटेरियल ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है? हाँ सर, ये मटेरियल ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है। इसमें से साइड में ऑन यूज्ड है, तो ऑन यूज को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बाय मटेरियल एट साइट, कितना का मटेरियल साइड में है, ₹2500। देखो अब लॉजिकली तुम बताओगे, मैंने मटेरियल भेजा था कितना, 43, मटेरियल है कितना, 2500, यानी कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ, 43 माइनस 2500। ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, हाँ। ये लेबर भी ऑलरेडी हो चुका है, डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी हो चुका है, सुपरवाइजर सैलरी भी ऑलरेडी हो चुका है, अदर एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है। मतलब जो येलो वाला पोर्शन डेबिट साइड में उसको हम ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में जो येलो अमाउंट है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तो तुम बताओ कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, खुद कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर में। 43,000 प्लस 12,620 प्लस 1,02,20 प्लस 1120 प्लस 9,000 प्लस 14,000 माइनस 2500। तो कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी तुम्हारा 177,460 आ रहा है। अब देखो
2/3 के लिए इतना खर्चा हो चुका है और काम कितना बाकी है 1/3 के लिए, तो और कितना खर्चा होगा। तो लिखो कॉस्ट फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड इज इक्वल टू 177,460 डिवाइड बाई 2/3 इंटू 1/3। चलो इसको हम ऐसे लिखेंगे 177,460 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। और कितना खर्चा होगा 88,730। अब बोलेंगे सर ये सब कैलकुलेशन करना क्या जरूरत है। बेटा इसका जरूरत है, क्यों मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो आगे तुम्हें समझ में आएगा। चलो जितना अब देखो जितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है 2/3, उसके लिए कितना खर्चा हुआ है 177,460, और कितना काम बाकी है 1/3, अगर उसको तुम करोगे उसके लिए कितना खर्चा होगा 88,730। ठीक है, अब देखो ये मेरे लिए वर्क डन, तो इसका खर्चा कितना 177,460, ये मेरे लिए टू बी डन कितना 88,730। अब बोलो काम खत्म होने के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा, मतलब पूरा काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना, देखो देखो क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना। सर ओ सर, हाँ नालायक को बोलो ना, सर क्यों बोल रहे हो। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा 4 लाख। ठीक है, देखो तुम ऑलरेडी इतना काम कर चुके हो, 177,460 ऑलरेडी तुम्हारा खर्चा हो चुका है। क्या इतना खर्चा करके तुम्हें 4 लाख मिलेगा? नहीं, 4 लाख कब मिलेगा? जब तुम कॉन्ट्रैक्ट या काम कंप्लीट करोगे और इतना भी खर्चा करोगे। ठीक है, अब बोलो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा 4 लाख। हाँ, इसमें से इतना खर्चा हुआ है, इतना खर्चा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा। देखो ये मेरा एक्चुअल, ये मेरा एस्टिमेटेड, मतलब टोटल कुछ पोर्शन एक्चुअल कुछ एस्टिमेटेड, में इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल सकता हूं। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड प्लस कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितना 1,77,460 प्लस 88,730, ये 2,66,190। ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, ये खर्चा आगे होगा। ये होने के बाद तुम्हें 4 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा तो तुम्हारा टोटल इतना खर्चा होगा। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट तुम्हें कितना मिलेगा 1,33,810। हाँ, अब देखो तुम्हें 1,33,810 का प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हें 1,33,810 का प्रॉफिट मिलेगा। तुम्हारा खर्चा इतना होगा,
तुम्हें इतना का प्राइस मिलेगा। क्या मैं एक कह सकता हूं कि 4 लाख रेवेन्यू के लिए, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, अगर सहमति होगा तो जवाब देना, सहमति नहीं होगा तो बोल देना कि सर आप गलत बोल रहे हैं। मुझे इतना का प्रॉफिट मिलेगा 4 लाख रेवेन्यू के ऊपर, बोलो यस और नो। अगर इसमें से मुझे मैंने बोला कि 2 लाख रेवेन्यू के लिए प्रॉफिट कितना होगा, सर इसका आधा भी हो जाएगा। 1 रुपया का रेवेन्यू के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा, सर प्रोपोर्शनेटली आएगा ना। जब 4 लाख मुझे मिलेगा तब प्रॉफिट कितना, 133,810। मैंने बोला कि 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट कितना, सर प्रोपोर्शनेटली हम आधा कर देंगे, क्योंकि 4 लाख आधा 2 लाख। सर 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कितना, ये प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट कर देंगे। तो 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा तुम बताओ। सर 2 लाख के ऊपर प्रॉफिट होगा 133,810 डिवाइड बाई 2। सर इसके ऊपर प्रॉफिट आएगा 66,905, इसका आधा। ठीक है। अगर मैंने बोला कि 2 लाख तुम्हारा रेवेन्यू, बेटा रेवेन्यू का वर्ड आएगा, इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सेल्स में कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है, तो रेवेन्यू का वर्ड आएगा, इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। तो अगर मैंने बोलूं कि रेवेन्यू इतना, उसके ऊपर प्रॉफिट इतना, तो कॉस्ट कितना, सर 2 लाख 133,095। अब बोलो जो वर्क सर्टिफाइड, ध्यान से सुनो, जो वर्क सर्टिफाइड उसका वैल्यू कितना, 2 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड हमेशा वैल्यू का मतलब रेवेन्यू में आता है। ध्यान से समझो, टेक्निकल बात यही है। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू कितना, 2 लाख। बोलो यस और नो। यस। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू का मतलब रेवेन्यू। हाँ, तो वर्क सर्टिफाइड का रेवेन्यू कितना, 2 लाख। तो 2 लाख रेवेन्यू के लिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना, 66,905। तो वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट कितना, 133,095। लेकिन मुझे क्या चाहिए, वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट। यस और नो। और एक बार मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो, क्योंकि ये टेक्निकल बात होता है। अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके जो भी क्वेश्चन होगा मैं इतना डिटेल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दूंगा। ये मेरा खासियत पॉइंट होता है। जब पहला बार आएगा कॉन्सेप्ट में एकदम एनालिटिकल समझाऊंगा। अगर पहला चांस तुम मिस कर दोगे तो जिंदगी में चांस बार बार नहीं आएगा। ठीक है, याद रखो, चांसेस जिंदगी में बार बार नहीं आता है। ठीक है, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। जब चांसेस मिलेगा या जब तुम्हें चांस मिलेगा तो मौका जैसे हाथ से नहीं निकलेगा, हाथ से निकल नहीं जाएगा। वो बात के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। चलो और एक बार मैं समझा रहा हूं। देखो इतना काम हुआ है, बोले यस और नो, इतना खर्चा हुआ है, तो कॉस्ट इनकर्ड, इतना का काम होगा, इसके लिए इतना खर्चा होगा। तो टोटल खर्चा होगा तुम्हारा 266, टोटल मिलेगा 4 लाख, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट तुम्हारा 1,33,810। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के लिए टोटल प्रॉफिट, इसमें से 2 लाख वर्क सर्टिफाइड, तो उसका प्रॉफिट 66, तो वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा 133,095। अब बोलो जो काम मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं उसके लिए कॉस्ट इनकर्ड, उसमें से कुछ पोर्शन वर्क सर्टिफाइड और कुछ पोर्शन वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड का कॉस्ट 133,095। बेटा वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट में कह रहा हूं, वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, वैल्यू से मैंने प्रॉफिट माइनस किया, अब कॉस्ट मिला। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 177,460, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 177,460। देखो टोटल कॉस्ट
कॉस्ट इनकर्ड का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड। तो टोटल कॉस्ट है तुम्हारा 177,460, जिसमें से कॉस्ट सर्टिफाइड मतलब वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट इतना, तो वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट बैलेंस हो जाएगा। $44,365। आप बोलेंगे सर हम एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, लिखो एग्जाम प्रेजेंटेशन, लिखो कॉस्ट incurred till date for 2/3, cost incurred till date for 2/3 177,460, cost to be incurred ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर 1/3, तो 177,460 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये आएगा तुम्हारा 88,730। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तुम्हारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा 177,460 प्लस 88,730 266,190। अगर डीएस वर्चुअल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर में तुम कॉल कर सकते हो। आई एम प्रोवाइडिंग पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस, मोबाइल एप्लीकेशन क्लासेस, ठीक है, फेस टू फेस बैचेस ऑल्सो एट भुवनेश्वर। अगर मेरे क्लास तुम ज्वाइन करना चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे क्लास ज्वाइन करो। अगर तुम्हें मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो ठीक है। तो अगर मेरा क्लास तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर में तुम कांटेक्ट कर सकते हो, बस। बोलो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना, 2,66,000। अब बोलो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना, 4 लाख माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 2,66,190। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट तुम्हारा आएगा 133,810। अब लिखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ध्यान दो इधर वैल्यू लेना है, कॉस्ट नहीं होगा। तो कॉस्ट अगर दिया हो, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है तो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर वर्क सर्टिफाइड, अगर 4 लाख के लिए इतना प्रॉफिट होगा तो 2 लाख के लिए कितना, तो 1,33,810। ये कितने के लिए, 4 लाख के लिए, कितने के लिए तुम्हें चाहिए, 2 लाख के लिए चाहिए। तो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 66,905। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड से पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर वर्क सर्टिफाइड अगर माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बोलो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना आ रहा है तुम्हारा, अरे तुम खुद कैलकुलेशन करो ना सर। 1,33,095, 1,33,095 एक कॉस्ट ऑफ वर्क सॉरी सर्टिफाइड। अब लिखो
टोटल टोटल नहीं, कॉस्ट incurred till date is equal to cost of work certified plus cost of work अनसर्टिफाइड। ये पॉइंट को फॉर्मूला को याद रखो कि कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। बोलो इंप्लाई दैट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना सर? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 177,460 177,460 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना 133,095 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इंप्लाई दैट cost of work uncertified is equal to 177,460 minus 133,095। यार है तुम्हारा 44,365। चलो कहाँ पुट करो बाय कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना 44,365। अब देखो नोशनल प्रॉफिट कितना, तो नोशनल प्रॉफिट बोलो नोशनल प्रॉफिट कितना 2 लाख प्लस 44,365 प्लस 2500 माइनस 43,000 माइनस 12,620 तो नोशनल प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 66,905 बाय नोशनल प्रॉफिट 66,905। इसमें से कुछ पोर्शन टू पीएल को जाएगा, तो पीएल को कितना जाएगा नोशनल प्रॉफिट 66,905 इनटू बेटा 50% कंप्लीट हुआ है तो 50% कंप्लीट होगा, इसका मतलब 2/3 ही जाएगा इनटू कैश रिसीव्ड कितना। देखो क्वेश्चन के हिसाब से %80 वाज पेड, मतलब कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 80% होगा, तो इसका 80% देखो कितना आ रहा है 35,683। तो बैलेंस टू रिजर्व बोलो रिजर्व में कितना 31,222। बस हो गया। इलस्ट्रेशन 4 रीड करो फटाफट, इलस्ट्रेशन 4 रीड करो। द फॉलोइंग फिगर्स आर सप्लाइड टू यू बाय कंट्रैक्टर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। तो 31 दिसंबर 2015 के लिए डाटा तुम्हें दे रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31 दिसंबर 2014। देखो 2015 का अकाउंट हमें बनाना होगा, लेकिन 31 दिसंबर 2014 में कुछ वर्क इन प्रोग्रेस था, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर नहीं, 2015 कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर नहीं। अगर 2014 फर्स्ट ईयर होगा तो ये सेकेंड ईयर, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर के लिए अकाउंट्स बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा कि सब्सिक्वेंट ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर चुका हूं, फॉर्मेट भी दे चुका हूं। तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे सब्सिक्वेंट ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे। 2014 का एंड में, मतलब 2015 के बिगिनिंग होगा, तो 2014 एंड में वर्क इन प्रोग्रेस था
85,000। देखो बेटा वर्किंग प्रोग्रेस में दो चीज आता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फिर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये दो चीज आता है वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस था 85,000, जिसमें से मुझे कैश मिला था 55,000, तो बैलेंस कितना था 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एक खर्चा हुआ, वेजेस, मटेरियल, वर्किंग एक्सपेंसेस, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 250 आर चार्जेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लांट इतना था, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड। सर ये क्या चीज है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड? प्रॉफिट टेकन अपन कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, prepare contract ledger account and total contractee and show the work in progress as it will appear in balance sheet। देखो इसका आंसर इलस्ट्रेशन 4, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। फॉर द ईयर 2015 के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले आएगा WIP। जो पिछले साल एंड में WIP था वो करंट ईयर बिगनिंग में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो 2 WIP, कितना का WIP? 85,000। ठीक है, हाँ मुझे पैसा मिला था 55,000 और बाकी था कितना 30,000, वो किस बात मतलब काम के नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में मेरा WIP कितना 85,000, तो कॉन्ट्रैक्ट का WIP कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का आएगा। अब करंट ईयर में जो खर्चा हुआ है उसको डेबिट करो कॉन्ट्रैक्ट को, तो 2 वेजेस कितना 8,500, 2 मटेरियल 6,000, 2 मटेरियल, 2 मटेरियल है ना, और एक मटेरियल भी है, 2 मटेरियल 10,500, 2 वर्किंग एक्सपेंसेस 1,500, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,000, प्लांट कितना का यूज हुआ है 2,500। ओके, करेंट ईयर में देखो बाय WIP में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड कितना 15,000, अनसर्टिफाइड कितना चलो वर्क अनसर्टिफाइड हम कैलकुलेशन करेंगे। बैलेंस जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो। बाय मटेरियल रिटर्न, सप्लायर को कितना मटेरियल रिटर्न हुआ है 450 का। फिर बाय मटेरियल रिटर्न स्टोर को कितना रिटर्न हुआ है 550,
क्वेश्चन में एक नया चीज है, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड कितना 22,500। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो रहा है इसमें से 22,500 का काम खत्म हुआ है। बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। मतलब मान लो तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो तो क्या होगा एंट्री, देखो मेरे पास गुड्स था, मेरे पास गुड्स था, तुम अकाउंट्स का लॉजिक थोड़ा यूज करो, ये मेरे लिए ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है। मेरे पास गुड्स था, जब मैंने बेच दिया वो ट्रेडिंग से जा रहा है, डेटर अकाउंट को डेबिट हो रहा है, बस बिल्कुल सेम ही लॉजिक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स को डेबिट हो जाएगा क्योंकि मुझे इतना का पैसा मिलना है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा तब एंट्री होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये जर्नल एंट्री को कॉपी में कहीं पे भी लिख लो। जो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा उसके लिए एंट्री होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना 22,500 का, ठीक। फिर कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 11,500। प्रॉफिट टेकन अपन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट टेकन अपन कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कितना हुआ है 11,500। तो टू प्रॉफिट लिख सकते हो 11,500। अब देखो वर्क अनसर्टिफाइड तुम्हें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, तो वर्क अनसर्टिफाइड बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से निकालो 85,000। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, आएगा तो हाँ 85,000, ये सब प्लस करो, ये सब माइनस करो, प्लस 8,500 प्लस 6,000 प्लस 10,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000 2,500 प्लस 11,500 माइनस 22,500 माइनस 550 माइनस 450 माइनस 15,000, ये आ रहा है तुम्हारा 88,000। नेक्स्ट लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो ये तुम्हारे लिए एक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, मतलब ये तुम्हारे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। अगर तुम पैसा पाओगे तो इस अकाउंट को डेबिट करोगे, अगर तुम्हें पैसा मिलेगा तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बोलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना 22,500। तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 22,500। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो 2014 का बात करो, ये 2000, अच्छा चलो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 2014 से मैं शुरू कर रहा हूं। टेक्निकली समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आगे जा पाओगे, नहीं तो पास करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा अगर नॉलेज नहीं होगा। देखो 2014 में देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को पैसा कब डेबिट होगा, अगर काम खत्म होगा। जब तक
कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन जब तुम पैसा पाओगे, मतलब जब तुम्हें कैश मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट से, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा। ठीक है, ये जो जर्नल एंट्री मैंने लिखा हूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स, ये कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट से पैसा मिलेगा तो क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये सब जनरल एंट्री तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है तुम्हारा कॉस्टिंग पेपर में, लेकिन इसमें अकाउंट्स का नॉलेज लगेगा। देखो 2014 में कॉन्ट्रैक्ट तो फिनिश नहीं हुआ था, लेकिन 2014 में पैसा मिला था कितना? 55,000। तो बाय कैश हुआ था कितना? 55,000। तो 2014 में ये टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 55,000 2014 में। अब 2015 में ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 2015 में कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ? 22,500। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 22,500। अब करंट ईयर में कैश कितना मिल रहा है? कैश रिसीव करंट ईयर में कितना? एडवांस टेकन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, एकदम लास्ट लाइन, एडवांस टेकन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। तो बाय कैश 40,000। अब देखो ये टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन 72,500 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कुछ पोर्शन तुम बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करोगे? WIP। देखो WIP तुम्हारा कितना? 15,000 प्लस 88,000। तो WIP तुम्हारा 1,03,000। तो WIP 1,03,000। WIP से माइनस करोगे कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड तुम्हारा 72,500। तो ये शो होगा तुम्हारा बैलेंस शीट में 30,500। बस और कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 5 फटाफट रीड करो क्विकली। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में और कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना वो हो जाएगा। जितना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने दिया हूं उतना कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएगा। तुम खुद ट्राई करना बेटर रहेगा। हाँ, अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके यूट्यूब में डाल दूंगा, लेकिन तुम पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 से 5 सारे क्वेश्चन नहीं होगा, 5, 6, 7 सॉल्यूशन भी दिया हुआ है सब क्वेश्चन का। 5, 7, 8A, 8B, फिर 8C, फिर 8D, 8E, 8F, 8 का सीरीज, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम्हारा इंस्टीट्यूट में एक क्वेश्चन है, मतलब इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है, इस स्टडी मैट में एक क्वेश्चन है, तो वहां तक तुम
तुम्हारा स्टडी मैट यूज कर सकते हो। अगर मेरे मैट तुम्हारे पास है, अगर मेरे मटेरियल तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे लिए मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा 24 तक होमवर्क। अगर मेरा मैट तुम्हारे पास नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 तक होमवर्क, क्योंकि 8 तक तुम्हारा इलस्ट्रेशन 8 तक तुम्हारा स्टडी इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट में है, सबके पास तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट होगा। अगर मेरा मटेरियल तुम्हारे पास है, डीएस वर्चुअल का मटेरियल तुम्हारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक होमवर्क, क्योंकि मैं मेरे डीएस वर्चुअल स्टूडेंट का थोड़ा ज्यादा केयर लेता हूं, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। आप बोलेंगे सर आपका मैट नहीं होता तो अच्छा होता, नहीं बेटा 24 तक तुम ट्राई करो, ठीक है। मैंने इसीलिए इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन मैं खुद लिखा हूं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मतलब मैं क्लास में कवर कर रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और डेफिनेटली सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन पहले बार तुम सॉल्यूशन मत दिखोगे, क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे ऑनेस्टली। आप बोलेंगे सर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शुरू से हार मान जाता हूं। लेकिन तुम खुद के लिए थोड़ा सोचो, खुद के बारे में थोड़ा सोचो। अगर तुम सॉल्यूशन देख के आंसर करोगे तो डेवलप नहीं करोगे। तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद ऐसे मतलब मान लो कि यहाँ पे, हाँ इधर मेरे कस्टिंग का मैट है डीएस वर्चुअल का। मान लो क्वेश्चन इधर खत्म हो गया, ठीक है। मान लो इधर क्वेश्चन खत्म हो गया, तो यहां पे एक व्हाइट पेपर डाल दो, सॉल्यूशन मत देखो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगर सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग हमारा खत्म हो गया। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो और 1 या 2 क्लास लग सकता है कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए। तो मैं देखूंगा अगर बच्चे से क्वेरी आएगा किस नहीं सर आप और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग का क्लास दे दूंगा। जो लोग डीएस वर्चुअल में क्लास करें तो मेरा नंबर उनके पास तो होगा, मेरा नंबर नहीं है तो इस नंबर में तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हो इस क्लास को, क्योंकि अभी तो सारे क्लासेस मतलब मैक्सिमम क्लासेस में यूट्यूब में दे रहा हूँ। डीएस वर्चुअल इज डूइंग सम सोशल सर्विस। अभी जो हालत हुआ है इंडिया में, सर्विस तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सर्विस दे रहा हूँ, बस और कुछ रीजन नहीं है। जो लोग यूट्यूब में मेरे क्लास देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब में भी कमेंट डाल सकते हो कि सर और 1-2 क्लास दे दीजिए, एक क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर भी इंडिकेट कर देना। जो लोग डीएस वर्चुअल के आप में क्लास देख रहे हो तुम इन नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।